नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती और वीडियो 2022 की भर्ती के लिए हमने जो क्विज शुरू किया था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसका जो पार्ट 2 है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो आपका क्विज है, इस क्विज के माध्यम से हम डेली बेसिस जो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को डिस्कस क्या करते हैं। ये सभी आपके जो 25 प्रश्न होते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के 5 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो ये पांचों प्रश्न आपकी ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है, उसके अलावा जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यह मंत्रालय आपका है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज शुरू की थी। तो उसमें टोटल मैंने 10 इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड किया है। 10 वीडियोस के माध्यम से मैंने 500 वन लाइनर्स जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मैंने उसमें कंप्लीट कराया हुआ है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं 2022 में, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी का री एग्जाम देने वाले हैं तो उस प्लेलिस्ट को सिंपली जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। वह आपकी परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा लेखपाल के लिए तो ऑलरेडी मैंने बनाया ही था, तो ग्राम विकास अधिकारी वाले भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आपको प्लेलिस्ट में 10 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उन 10 वीडियोज़ के माध्यम से टोटल 500 इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित कराया गया है। इसके अलावा मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो वन लाइनर्स के क्वेश्चन आंसर है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक के माध्यम से भी आप उस प्लेलिस्ट को सिंपली फॉलो कर लीजिएगा। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सेन झाऊ 12 क्या है, आपसे पूछा गया है। तो सेन झाऊ 12 क्या है, तो यह जो है चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो पहले प्रश्न सेकेंड प्रश्न का हमारा राइट आंसर आज का क्या हो जाएगा, चीन का जो है मानव युक्त जो अंतरिक्ष यान है इसको नाम दिया गया था क्या, तो चीन इसको नाम दिया गया था सेन झाऊ 2। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 2 प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ चीन से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चीन का जो पहला मंगल मिशन था उसका क्या नाम था, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, तियानवेन-1। क्या नाम था चीन के पहले मंगल मिशन का, तियानवेन-1 जो था चीन का पहला मंगल मिशन था। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा चीन का जो पहला मंगल मिशन था इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया गया, तो चीन का एक रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च। इसे भी आप याद रखिएगा, चीन का एक रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च रॉकेट। इसी से जो है तियानवेन का प्रक्षेपण किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है। तथा चीन का जो पहला मंगल ग्रह का रोवर था उसका क्या नाम था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो झुरोंग, आप याद रखिएगा, जो झुरोंग था यह चीन का पहला मंगल ग्रह का रोवर था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चीन के ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। और चीन के मंगल ग्रह का पहला रोवर था, इसका नाम था झुरोंग था। चीन का जो पहला मंगल मिशन था इसका नाम था आपका तियानवेन-1 था। इसके अलावा किस रॉकेट से यह मिशन लॉन्च किया गया था, तियानवेन-1, तो लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो प्रश्न में हमने डिस्कस किया सेन झाऊ 2 को, तो सेन झाऊ 12 क्या है, यह चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है और चीन से रिलेटेड। इसके अलावा एक पहला मिशन मंगल ग्रह पर करने वाला एक और देश था जिसका नाम था यूएई। इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात भी जो है हाल ही में इसने अपना पहला मंगल मिशन किया था। इसका क्या नाम था, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अल अमल। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम कहते हैं अल अमल, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम होप प्रोब। तो यह किसका, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन था। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था कहाँ से, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको लॉन्च किया गया था जापान से। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि यह जो पुस्तक है
इट्स वंडरफुल लाइफ, इसके लेखक आपसे पूछे गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इस फेमस बुक को लिखा है 2021 में रस्किन बॉन्ड ने, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो फेमस राइटर आपके हैं रस्किन बॉन्ड, इनका पहला उपन्यास क्या था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ जो है रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास था, तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा हाल ही में रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और फेमस बुक लिखी गई थी, इसका नाम था होप ऑन, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और फेमस पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था होप ऑन, HOPE, होप ON ऑन। यह पुस्तक लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा 2021 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रेबिस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेबिस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो गोवा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, गोवा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यह भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। तो डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो इसका नाम था शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जाएगा। शेफाली वर्मा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी जिसके द्वारा डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया गया था। तो इस तरह से पहले जो 5 प्रश्न थे आपके करंट अफेयर्स के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जीएस का आपके सामने है, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी कि आपका जो सिलेबस में दिया गया है लेखपाल के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। और आपसे डेट पूछी गई है कि 16 अक्टूबर 1905 की जो डेट है आपकी है, क्यों फेमस? इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 की जो डेट है यह क्यों फेमस है, आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 की डेट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्यों फेमस है? तो इसी दिन कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जाएगा। कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन था यह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी की भारत वापसी कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी? तो 1912 में लाई गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, 1911 का जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, उस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। यानी कि घोषणा 1911 में की गई थी कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली हो जाएगी, परंतु पूर्ण रूप से वह स्थानांतरित हुई थी 1912 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वही मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में जो है आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आपको चारों मैंने बता दिया है। और प्रश्न की तरफ अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को मैंने बता दिया हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन उस समय क्या था? तो कर्जन उस समय था वायसराय भारत का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव की जो शुरुआत है कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणपति उत्सव की जो शुरुआत है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी 1893 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा सीरीज़ फॉलो किया होगा, मैंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ शुरू की है उसमें मैंने ये सभी चीज़ें बताई पूरे डिटेल्ड में। मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक बन सकते हैं उन सभी को मैं पूरे डिटेल में कवर कराते हुए चल रहा हूँ। लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका लगभग 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उस प्लेलिस्ट को आप सिंपली जाके फॉलो कर लीजिएगा। वह जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो अभी भी कंप्लीट होने वाली, लगभग 30% उसमें काम बाकी है, तो वह पूरी तरह से लेखपाल की परीक्षा के लिए, इसके अलावा आपकी ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सीरीज है उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 2 इंपॉर्टेंट उत्सव की शुरुआत की गई थी। कौन कौन सा? तो एक था आपका गणपति उत्सव जिसकी शुरुआत की गई थी 1893 में, और एक उत्सव था आपका शिवाजी, क्या नाम था? एक उत्सव था आपका शिवाजी महोत्सव। इसकी शुरुआत कब की गई थी? शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत है
और यह की गई थी आपकी 1895 में। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों की शुरुआत की थी किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति उत्सव की शुरुआत की थी इन्होंने 1893 में, और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी तिलक जी ने 1895 में। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने बताया था कि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मद्रास महाजन सभा का गठन किस वर्ष, मतलब किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो मद्रास महाजन सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इन तीनों व्यक्तियों का अहम रोल था महाजन सभा के गठन में। तो मद्रास महाजन सभा का जो गठन है MV राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, P आनंद चार्लू और इन तीनों ने मिलकर जो है आपका मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। कब, तो 1884 में। डेट इंपॉर्टेंट है, 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1905 का आपका जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, तो नाम इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, इसी समय जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तथा भारत में बंग भंग आंदोलन, मतलब बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था, और स्वदेशी मूवमेंट भी भारत में चलाया जा रहा था। तो इसी कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में जो भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो समर्थन है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया था 1905 में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया आपसे, यानी कि स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेट है इसमें से किसे नहीं मिला अभी तक, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिहार को जो है अभी तक स्पेशल यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपके जो नीचे के तीनों राज्य हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनको जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, परंतु बिहार को अभी तक नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है कब हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी यह कब हुई थी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संविधान सभा की आपकी जो प्रथम बैठक थी यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। 9 दिसंबर 1946 को जो है आपकी संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है, इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्म निरपेक्षता। तो ये 2 शब्द हैं जो हैं आपके किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे, आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो उद्देशिका है, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यह जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में आया था, इसके तहत प्रियम्बल में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़े गए थे, 3 इंपॉर्टेंट शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से 2 आपके सामने दिए गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, और इसके बाद एक था आपका अखंडता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो शब्द थे जोड़े गए थे प्रियम्बल में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, और जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, इसके तहत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, आपसे पूछा गया है। तो संविधान सभा के गठन का जो विचार है यह दिया गया था किसके द्वारा, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, दिया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसी के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था, आपसे पूछा गया है।
तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान की जो अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी एच.सी. मुखर्जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एच.सी. मुखर्जी के द्वारा जो है अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संशोधन यानी कि अमेंडमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है आपका यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पार्ट आपका जो 20 है, ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है, यह अमेंडमेंट यानी कि संशोधनों से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि संविधान का जो संशोधन है, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है यह आर्टिकल 368 में है। और भाग कौन सा है? तो भाग आपका मिलेगा 20, यानी कि भाग 20 आप इसे याद रखिएगा। वहीं भाग 8 का संबंध आपका किससे है? तो भाग 8 का संबंध आपका संघ राज्य क्षेत्र से, यानी कि भाग 8 जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। वहीं भाग 10 आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। और भाग 15 का संबंध आपका किससे है? तो भाग 15 आपका संबंधित है निर्वाचन से। किससे? तो निर्वाचन से संबंधित है आपका भाग 15। और भाग 20 ऑप्शन जो आपका सी है, यह आपका संशोधन से संबंधित है। आपको बताना है कि कृषि कार्य में लगे हुए जो ट्रैक्टर होते हैं, उनकी जो आवाज़ है किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर की जो आवाज़ है, यह 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 90 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल कितना होता है, आपसे पूछा गया है। तो दो व्यक्तियों के सामान्य वार्तालाप में जो है आवाज़ का जो डेसिबल स्तर होता है वो होता है लगभग 30 डेसिबल। तो आप इसे याद देखिएगा, लगभग 30 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर के प्रश्न आपसे लेखपाल में पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, किस तरह का डिवाइस है, आपसे पूछा गया है। तो आपका जो कीबोर्ड होता है यह इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपका साइबर अपराध कौन सा नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए फिशिंग जो है आपका एक प्रकार का साइबर अपराध है। और साइबर स्टॉकिंग आपका एक प्रकार का साइबर अपराध है। ऑनलाइन चैटिंग जो है आपका साइबर अपराध नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट आपका साइबर अपराध, यानी कि इसमें से जो ए, बी और डी ऑप्शन है ये सभी आपके साइबर अपराध की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपका ऑनलाइन जो चैटिंग वाला ऑप्शन है यह साइबर अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है। और योजना अवकाश प्रथम जो था यह कब से कब तक था, आपसे पूछा गया है। योजनाओं से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रथम योजना अवकाश जो था हमारा यह 1966 से लेकर 1969 तक था। तो आप इसे याद रखिएगा, 1966 से लेकर 1900 आपका जो 69 तक का समय था यह प्रथम योजना अवकाश का समय था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। योजना अवकाश का कारण क्या था? तो इस योजना अवकाश का कारण था कि इससे पहले भारत चीन युद्ध हो चुका था, इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुका था। तो ये सभी आपके मेन कारण थे आपके योजना अवकाश के। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। वर्ष की प्रथम जो योजना अवकाश था भारत में वो कब से कब तक था? तो प्रथम योजना अवकाश भारत में 1966 से 1969 के मध्य था। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है वो कौन सा है? और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछे गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा अब योजना आयोग के स्थान पर जो है आपका नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उस समय जो योजना आयोग बना था आपका गठन हुआ था योजना आयोग 15 मार्च 1950 को। आप याद रखिएगा, योजना आयोग की जो स्थापना थी हुई थी 15 मार्च 1950 को जो है आपका योजना आयोग बना था। तो जब आपका योजना आयोग बना था तो उस समय इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके गुलजारी लाल नंदा और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब 2015 में जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम की जो शुरुआत है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत थी यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है। तथा आपकी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1952 से 97, 92 से 97 के मध्य जो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसी के दौरान जो 1992 से 97 के दौरान ही आपकी जो है प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो सामने आपके है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप आपसे पूछा गया है, यानी कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वह कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका है एशिया महाद्वीप। आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में जो है दो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, कौन कौन से। तो एक आपको मिलेगा चीन, विश्व की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश, दूसरा आपको भारत। तो इस प्रकार से जो आपका हो गया और एशिया हो गया, यह विश्व की जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन सा था। यानी कि आप उत्तर प्रदेश को अगर आप एक देश माने तो उत्तर प्रदेश का विश्व में जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है। आपसे जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में जनसंख्या का भी टॉपिक दिया गया है। तो जनसंख्या से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश मानते हैं, एक कंट्री मानते हैं, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का विश्व में 5वां स्थान होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले स्थान पे आपका चीन आएगा, दूसरे स्थान पे इंडिया आएगा, तीसरे स्थान पे आपका यूएसए आएगा, चौथे स्थान पे आपका इंडोनेशिया आएगा और 5वें स्थान पर हमारा यूपी आएगा। यानी कि विश्व में अगर हम जनसंख्या के मामले में यूपी का स्थान देखें तो हो जाएगा 5वां स्थान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में निवास करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, थार मरुस्थल में। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। थार मरुस्थल आपको भारत और पाकिस्तान दोनों मिलेगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो थार मरुस्थल में निवास करती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सेकेंड क्विज को समाप्त कर लिया है। ग्राम विकास अधिकारी 2022 और यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए यह क्विज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।